दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम यानी कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी उसी तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो आपका 2 अप्रैल 2016 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें हम देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था और किस तरीके के सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके जीके के उनको विद एक्सप्लेनेशन कवर करता हूं। उसके जितने भी ऑप्शन होते हैं, इसके 7 से 8 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और बाकी जो वीडियो हैं वो धीरे धीरे करके आपको मिल जाएंगे। तो आप इस सीरीज को देखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेलवे के एग्जाम के पैटर्न को कि इसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। इसमें आपके 2 स्टेज में पेपर होगा। पहला स्टेज जो होगा CBT 1, उसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के यानी कि सामान्य अध्ययन के, 30 होंगे आपके मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चंस होंगे आपके रीजनिंग के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का होगा यानी कि 1.5 घंटे का। इनमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ये टोटल 100 मार्क का पेपर होगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये साफ साफ बताया गया है कि जो CBT 1 होगा वो केवल स्क्रीनिंग लेवल का होगा। स्क्रीनिंग से क्या मतलब है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके CBT 2 में नहीं जुड़ेंगे। मतलब CBT 2 में आपके जितने मार्क्स होंगे उसके बेस पर तय किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जबकि जो CBT 1 के मार्क्स हैं वो केवल ये तय करेंगे कि आप CBT 2 देंगे या नहीं देंगे। और बात करें अगर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी आपकी 1/3 की, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही वाला क्वेश्चन है वो भी आपका चला जाएगा। तो फटाफट हम लोग देखते हैं इस शिफ्ट की जीके के क्वेश्चन। ये देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी का 2 अप्रैल का पेपर है शिफ्ट 1 का। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं रेलवे के वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सफल रहते हैं। यानी कि कहीं आपका मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर कहीं रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर कहीं जीके का क्वेश्चन आ जाएगा और फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपके सेक्शंस में डिवाइड नहीं रहते हैं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, तो आपको सारे क्वेश्चन एक साथ करते हुए चलना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर ये जीके का क्वेश्चन है। तो हम जीके का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं। मतलब आपको बताना है कि अगर पर्यावरण और जीवों के बीच का जो रिश्ता होता है वो क्या कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है, सबको पता है। पारिस्थितिकी के थ्रू हम लोग जीवों और उनके पर्यावरण के बीच की क्रिया का अध्ययन करते हैं। तो उसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, रेलवे में जो ऑप्शन है आपका टाइम खराब करने के लिए आगे पीछे कर देता है। जैसे यहाँ पर तो पहला का ए दिया हुआ है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि इसके ऑप्शन को आगे पीछे कर देता है। जैसे यहाँ पर दूसरे के साथ C दिया हुआ है, तीसरे के साथ D दिया हुआ है, चौथे के साथ B दिया हुआ है। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन का अगर दूसरा आंसर सही होता, B वाला सही होता, तो अगर आप आंख बंद करके दूसरा वाला टिक करते तो वो वाला आपका गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर तो दिया हुआ है C। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आप बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन को टिक करिए, क्योंकि ये दूसरे पे B नहीं C दिया हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो वही है, पारिस्थितिकी वाला। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन था। और देखते हैं जीके का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है पेज प्रति मिनट। मतलब प्रिंटर है जो 1 मिनट में कितने पेज माप सकता है, उससे उसकी गति का पता चलता है। एक और इसी तरीके से होता है, वो होता है आपका DPI। DPI का यूज किसकी क्वालिटी मापने के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है इमेज की क्वालिटी मापने के लिए। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक स्टेम सेल नहीं है। नाभि रज्जु, भ्रूण, भ्रूण मूलीय या मेद। इसको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में समझना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। जैसे नाभि रज्जु का मतलब है अम्ब्लिसियल, या भ्रूण का मतलब है फेटल, और भ्रूण मलीय एम्ब्रियोनिक, या मेद मतलब फैट बसा वाली जो कोशिकाएं हैं। तो उसमें ये 3 जो कोशिकाएं हैं वो स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स होती क्या हैं? ये अपने आप में बढ़ती हैं स्टेम सेल्स। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा उंगली कट जाती है तो उंगली तो दोबारा नहीं जमती है, क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स नहीं होती। अगर उंगली में स्टेम सेल होती तो उंगली कटने के बाद भी दोबारा जमाती। स्टेम सेल का मतलब है ऐसी कोशिकाएं जो बढ़ती हों, अपना विकास फिर से कर लेती हों। अभी वैज्ञानिक स्टेम सेल की खोज में लगे हुए हैं। जैसे स्टेम सेल बन जाती है तो फिर कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, ना ही मरेगा, क्योंकि स्टेम सेल के थ्रू फिर से उसका जो भी अंग खराब हुआ है वो फिर से बना के उसको लगा दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर है, फैट की जो सेल्स होती हैं
वो स्टेम सेल्स नहीं होती हैं। जबकि जो भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं, भ्रूण मूलीय कोशिकाएं होती हैं और नाभि की कोशिकाएं होती हैं, ये सारी स्टेम सेल्स होती हैं। इनसे ही शिशु का विकास होता है, ये बनती हैं कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ये थे आपके मौर्य वंश के राजा थे। और मुगल वंश के महान सम्राट कौन थे? मुगल वंश के आपका अकबर महान थे, या कई लोग औरंगजेब को भी महान बताते हैं। वैसे जो इंडिया के लोग हैं वो अकबर को महान बताते हैं और पाकिस्तान के लोग औरंगजेब को महान बताते हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं अकबर ने हिंदुओं को छूट दे के उनको बिगाड़ दिया था, तो उसी बात की सज़ा दी थी औरंगजेब ने, इसलिए पाकिस्तान वाले औरंगजेब को महान मानते हैं। फिलहाल अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही होता? मुगल वंश का महान राजा कौन सा था? अकबर था। गुप्त वंश का महान राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसकी दरबार में कालिदास और नवरत्न रहते थे। चोल वंश का महान राजा कौन सा था? चोल वंश का महान राजा था राजराज प्रथम, जिसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, या किला कोहना मस्जिद दिल्ली? तो ये तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने मुगल वंश को अच्छे से पढ़ रखा है, उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स को, तो इसका जो राइट आंसर है जामा मस्जिद है दिल्ली की, वो बनवाई थी शाहजहां ने। और ये जो बादशाही मस्जिद है, ये लाहौर की मस्जिद है, जो वो भी जामा मस्जिद से काफ़ी मिलती जुलती है। जामा मस्जिद से थोड़ी ही छोटी है, इतनी ही बड़ी है लगभग। इसको बनवाया था औरंगजेब ने। और जो आपकी काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में है, उसको किसने बनवाया था? तो देखिए इसमें छुपा हुआ है काबुल। और काबुल से कौन सा आया था मुगल शासक? काबुल से आया था बाबर, तो इसी ने बनवाया था, बाबर ने, काबुली बाग मस्जिद को। और किला कोहना मस्जिद किसने बनवाई थी? किला कोहना मस्जिद बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। जब उसने पुरानी दिल्ली को हुमायूं से छीन लिया था, तो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए किला कोहना मस्जिद बनवाई थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर था दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका, तब इसका नाम सीलोन था, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1948, 1972, 1947 या 1968? तो भारत की आज़ादी के एक साल बाद ही श्रीलंका को भी आज़ाद कर दिया गया था। 1948 इसका आंसर है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, या इसको सिंपल भी कह सकते हैं, क्योंकि जनरली सबको पता रहता है कि जो श्रीलंका था वो 1948 में आज़ाद हुआ था। और बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा हुआ था 1935 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का क्या अर्थ है? तो बड़ा ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता था इसको। होमो सेपियंस का क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान मानव। और बाकी ऑप्शन को देख के आपको थोड़ा सा मजाक सा लग ही रहा होगा, सीधा आदमी, लंबा आदमी या कामकाजी आदमी। ये सब सही ऑप्शन नहीं है। होमो सेपियंस का धरती पर जो उद्भव माना जाता है, वो माना जाता है कि आज से लगभग 40,000 साल पहले अपने आदि मानव पूर्वजों से अधिक बुद्धिमान मानव का उद्भव हुआ, और उस मानव को कहा गया बुद्धिमान आदमी या होमो सेपियंस। और आज के मानव को क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस, एक बार और सेपियंस, यानी कि होमो सेपियंस सेपियंस, वो और ज़्यादा बुद्धिमान हो गया है। इसमें 2 बार सेपियंस आ गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इरिट्रिया को, दक्षिण सूडान को, स्लोवाकिया को, या ब्रुनेई को? तो एक तरीके से स्वतंत्रता का मतलब किसी का गुलाम तो नहीं था ये। उपनिवेश बनाने वाली गुलामी तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गई। कुछ छोटे मोटे आइलैंड ही रह गए हैं अब तो, जो किसी गुलाम हो या ऑटोनोमस हो। अब कोई भी देश किसी का गुलाम नहीं है मॉडर्न ज़माने में। फिर ये किस स्वतंत्रता की बात की जा रही है? ये उसी प्रकार से स्वतंत्रता की बात की जा रही है जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। भले ही बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान वाले बांग्लादेश वाले क्षेत्र के लोगों को कोई नौकरी नहीं देते थे, बल्कि उनके रिसोर्सेज का पूरा यूज करते थे। तो बांग्लादेश भारत की सहायता से पाकिस्तान से अलग हो गया और उसने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। सेम स्टोरी हुई थी यहाँ पर सूडान के साथ। सूडान का जो दक्षिण वाला भाग था वो सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान के रूप में 2011 में सामने आया। और दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जुबा। और इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। और ब्रुनेई की राजधानी है बंदरसेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर, माइकल ओडायर, H.H. ऑस्क्विथ, या विंस्टन चर्चिल? तो देखिए जनरल डायर ने दिया था, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा डायर था? इसमें 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर। इसी ने आदेश दिया था
जलियांवाला बाग के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का, और उसमें कई लोग मारे गए थे। और जो माइकल ओ डायर है, इसने ऊपर वाले कर्नल रेजिनाल्ड डायर के फैसले को सही ठहराया था। अब ये कौन होता है इसके फैसले को सही ठहराने वाला? ये उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और इसी माइकल ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने लंदन के कॉक्सटन हॉल में जाकर। एक तो यहाँ निहत्थे लोगों को कर्नल ने मारा, और तुम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर होकर उसके आदेश को सही ठहराते हो? अभी बताते हैं। तो इसको मार दिया था। और एच ऑस्क्विथ थे जो, वो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, और विंस्टन चर्चिल ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? एटलस नहीं है, लियो नहीं है, एनियाक नहीं है, लिंक नहीं है। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कंप्यूटर है? ये नहीं शब्द नहीं होना चाहिए था। तो प्रारंभिक कंप्यूटर हो जाएगा आपका एनियाक। इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी के कारण इसका नंबर सबको बराबर मिला था, जिन्होंने अटेम्प्ट किया या नहीं किया, सबको एक एक नंबर मिला था। इसके बदले यहाँ पर आयोग ने बताया भी था कि इस क्वेश्चन में जो है डिस्क्रिपेंसी है, इसलिए इसका नंबर सबको बराबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, वी फाउंड डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन। तो फिलहाल ENIAC होता क्या है? ENIAC था फर्स्ट कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको आप पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वैसे कंप्यूटर का सेपरेट सेक्शन तो इसमें नहीं बताया गया सिलेबस में, लेकिन जो GS के क्वेश्चन में ही कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। कल के पेपर में भी हमने देखा था, जो हमने कल का सेट 1 डिस्कस किया था। और इसी तरीके से हम लगभग 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर को करेंगे, जिससे हमारी एग्जाम को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी कि हमें किस लेवल की तैयारी करना है और कौन क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगना होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। तो देखिए, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई बड़ी वस्तु है ये, और हमारी आँख है ये। तो आँख जब इतनी छोटी है तो रेटिना और छोटी होगी इसके अंदर पीछे वाले भाग में। अब ये वस्तु है, वस्तु तो बड़ी है, अब इतना बड़ा प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन नहीं जाएगा। तो जिसमें लिखा है मूल छवि से दुगना होता है प्रतिबिंब, ये वाला गलत हो गया। वस्तु के आकार के समान होता है प्रतिबिंब, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। तो देखिए, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का, वो उल्टा बनता है, लेकिन हमारा जो दिमाग होता है उस प्रतिबिंब को सीधा देखता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बचा लास्ट वाला ऑप्शन, रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। तो ये वर्टिकल नहीं होता है, जैसा होता है वैसा ही रहता है, बस उल्टा बनता है। मतलब इस एग्जाम में साइंस से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे, जो ज़्यादा टफ नहीं थे। और इसी तरीके से आपसे एक पूछा गया था, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें, लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून या शनि। तो इसमें से आपको डिफरेंट बताना है। ये तीनों तो आपके ग्रह हैं। एक जो लुब्धक दिया हुआ है साइरस, ये एक चमकीला तारा है सौरमंडल के बाहर, तो यही वाला इसमें डिफरेंट था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियम किस खनिज से निकाला जाता है? रूटाइल से, हीमेटाइट से, चूना पत्थर से या पिचब्लेंड से। तो बड़ा ही फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें से किससे निकाला जाता है? आपका डाउट जाएगा रूटाइल से निकाला जाता है, क्योंकि आपको पता होगा हेमेटाइट से तो लोहा निकाला जाता है, चूना पत्थर से कैल्शियम वगैरह, पिचब्लेंड से यूरेनियम निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रूटाइल ना होकर पिचब्लेंड है, क्योंकि रूटाइल से निकाला जाता है टाइटेनियम, पिचब्लेंड से यूरेनियम तो निकाला ही जाता है, साथ साथ रेडियम भी निकाला जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए हमेशा। अगला क्वेश्चन है हमारा, करंट से रिलेटेड था ये, 2016 के, दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किया गया, मतलब कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था भारत में। फिलहाल अब इस क्वेश्चन को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन को देख के आप ये समझ सकते हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी सिंपल है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? सबको पता है, नमक का है। अगला क्वेश्चन है, 2019 रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो पेपर हुआ था 2016 में, 4-4 साल में ये मैच होता है, यानी कि 2015 में हुआ होगा रग्बी, 2016 में पेपर हुआ, तो उन्होंने पूछ लिया 2019 का। अब कब का पूछा जा सकता है? 2019 का हुआ था जापान में, और 2023 का कहाँ होगा? 2023 का होगा फ्रांस में। वैसे रेलवे ने यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक खेल दिया। हम लोग क्रिकेट का, फुटबॉल का, इन सब का याद रखते हैं, रग्बी का याद नहीं रखते, इसलिए रेलवे ने थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ दिया, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन था हमारा, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसने तैयार किया था?
तो बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था। किसने तैयार किया था? सर एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है आरबीसी में। तो कहाँ है आरबीसी? आरबीसी है आपका लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है। यहीं पर आपका एटीपी का निर्माण होता है श्वसन के थ्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो किसका कोई भी उपग्रह नहीं है? ना तो बुध का है ना तो शुक्र का। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा फंस रहा है? ऑप्शन में फंस रहा है शुक्र वाला। बाकी सबके चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट्स नेचुरल हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, एक व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, वो दोनों ही कंडीशन में प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबल है। तो देखते हैं ऑप्शंस को। 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो ये वाला गलत हो जाएगा, 25 वर्ष में राज्यसभा ज्वाइन ही नहीं कर सकता। 25 वर्ष यदि लोकसभा का सदस्य है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। और भी देखते हैं, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो ये वाला ही ऑप्शन सही है। 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष में ही ज्वाइन हो जाता है, 30 वर्ष तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दूसरा वाला या चौथा वाला ऑप्शन गलत है। अब बचते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन, तो इनमें सही कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, न्यूनतम पूछा है ना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था हमारा, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? GSAT-7, GSAT-6, INSAT-4B या कल्पना 1? तो इसका जो राइट आंसर था, GSAT-7 को लॉन्च किया गया था 2013 में। यह एक डिफेंस सैटेलाइट था। GSAT का मतलब क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और INSAT का मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। आई का मतलब इंडियन, एन का मतलब नेशनल और सैट का मतलब सैटेलाइट। और कल्पना 1 देख रहे हैं ना जो आप, ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट था, यानी कि मौसम विज्ञान के लिए। ये भारत की जो अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, उनके नाम पर रखा गया था। हालांकि इस सैटेलाइट के लॉन्च के 1 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। इसको लॉन्च किया गया था 2002 में और 2003 में उनकी अंतरिक्ष से वापसी आते समय उनकी मौत हो गई थी कोलंबिया शटल में। तो बहुत दुखद घटना थी वो हम लोग के लिए। अगला क्वेश्चन था हमारा, महिलाओं ने पहली बार वर्ष कितने में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये लिया था आपका 2012 में। इससे पहले भी फीमेल्स पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन वो कुछ फॉर्मेट्स को छोड़कर, गेमों के कुछ फॉर्मेट्स को छोड़ दिया करती थी। लेकिन 2012 में क्या हुआ? 2012 में खेल का कोई भी फॉर्मेट हो, सब में फीमेल्स ने हिस्सा लिया था। उसका ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो प्रथम थे आपके मेजर यूरी गागरिन। और बाकी जो 3 दिए गए हैं ये सब आपके हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला आदमी। बज एल्ड्रिन जो हैं वो चंद्रमा पर दूसरे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कदम रखा था। और इन दोनों के साथ एक और आदमी गया था जो बाहर चंद्रमा की कक्षा में फ्लाइट उड़ा रहा था, नहीं तो फिर उनको वापस कौन लेके आता? वो था माइकल कॉलिंस। और जो जॉन ग्लेन है ये भी आपके एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में इंदिरा गांधी के कहने पर। किसने शुरू किया था? कैलाश श्रृंखला ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? चीन, बांग्लादेश, भारत या नेपाल? तो नेपाल से प्रवाहित नहीं होती है। चीन यानी कि तिब्बत वाले इलाके से निकलती है, वहाँ इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। और फिर भारत में प्रवेश करती है, असम में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा के साथ मिल जाने पर दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पॉलिटी से है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? तो सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। और यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, महाभियोग का सिद्धांत लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है। और कनाडा से संघीय शासन प्रणाली ली गई। इस बात को आप बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखिए कि भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, ना कि यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम या सिक्किम? तो केसर की खेती करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अब ये राज्य नहीं है, इसको यूटी बना दिया गया है।
अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसने की थी? विलियम रॉन्जन ने की थी। यहाँ पर ये विलियम रॉन्टजन लिखा हुआ है, इनका इंग्लिश वर्जन, कहीं कहीं पे विलियम रॉन्जन लिखा रहता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग बिल्कुल होता है जल प्रदूषण, घर का कचरा बिल्कुल होगा, तट पर मछली पकड़ने से नहीं होगा, और तेल फैल जाएगा समुद्र में तो भी जल प्रदूषण होगा, क्योंकि तेल फैल जाने से समुद्री जीव मर जाते हैं। अगला है हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता फ्रांसीसी कॉलोनी थी पुदुचेरी। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताया है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। अगला है हमारा, पशुओं की ज़्यादातर प्रजातियां किसके कारण लुप्तप्राय हो रही हैं? आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार या पानी की कमी? तो इसमें से दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, अम्ल बरसात से तो नहीं होंगी, भगवान उनकी चमड़ी काफ़ी मोटी बना के भेजता है धरती पर, और पानी की कमी से भी नहीं मरते हैं इतने ज़्यादातर किसके कारण मरते हैं? या तो अत्यधिक शिकार के कारण मरेंगे या आवास विखंडन के कारण मरेंगे। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर, जब भी ऐसा आपका टाई की स्थिति फंस जाए तो आप समझिए इनमें से जो पहले ऑप्शन पे, इनमें से जो पहले नंबर पे दिया रहेगा वही वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आवास विखंडन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने बनाई थी ना सबसे पहले, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 1916 में आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने बनाई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे इस सेट के जीके के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही दूसरे सेट के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके।